नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। मध्य प्रदेश और बिहार के बाद प्रधानमंत्री आज शाम को गुवाहाटी में झूमुर नृत्य के कार्यक्रम में होंगे शामिल। 8,500 से अधिक कलाकार प्रस्तुत करेंगे झूमुर नृत्य। पीएम कल एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त की जारी। विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। बिहार चारा घोटाले का जिक्र करते हुए राजद सरकार के दौर की दिलाई याद। पीएम मोदी ने भोपाल में किया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन। कहा, सभी को भारत से बहुत उम्मीदें। विकसित भारत के निर्माण में टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी को बताया महत्वपूर्ण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में महिला शांति सैनिकों के पहले सम्मेलन को किया संबोधित। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में महिलाओं की भूमिकाओं को बताया अहम। कहा, दुनिया भर में भारत ने सफलता का लहराया परचम। और भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता सर्वसम्मति से चुने गए दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष। नवनिर्वाचित सभी विधायकों को दिलाई गई शपथ। कल पेश होगी कैग की रिपोर्ट। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। गुवाहाटी का सरुसजाई स्टेडियम झूमुर नृत्य का रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर पहुंच रहे हैं। उनके सामने करीब 8,000 से ज्यादा कलाकार इसे प्रस्तुत करेंगे। संस्कृति का ये रंग असम के पारंपरिक चाय बागान की जनजाति समुदाय के जीवन में 200 साल से एक अटूट हिस्सा बन गया है। मदने झुमर लागल भारी। पिछले साल बिहू हुआ था और इस साल झूमुर के लिए बहुत बड़ा आयोजन हुआ है। ये पहली बार रिकॉर्ड बनने जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम लोग का ट्री ट्राइब का लड़की लोग का इतना सुंदर देखने के लिए मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम फेस टू फेस नरेंद्र मोदी के डांगोरिया के सामने डांस करेगा, इसीलिए हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हम लोग को ऐसा अपॉर्चुनिटी एक मिला। बहुत लकी समझ रहे हैं हम लोग। असम का चाय उद्योग है, उसका 200 साल पूरा हो रहा है। चाय उद्योग में काम करने वाले जो लोग हैं, आदिवासी या फिर टी ट्राइब्स, तो ये जो आदिवासी टी ट्राइब्स कम्युनिटी है, करीब 112 संप्रदाय है, उनको मिला के टी ट्राइब्स कम्युनिटी, सबका एक कॉमन कल्चर है, वो झूमुर। करीब 8,000 से ज़्यादा शिल्पियों के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित रहेंगे। तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक गौरव का बात है और बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण होगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी एडवांटेज असम कॉन्क्लेव जो हमारे इन्वेस्टमेंट समिट के लिए यहाँ आएंगे गुवाहाटी, हमने ये निर्णय किया कि जो हमारे 200 साल पुरानी उद्योग है चाय उद्योग, उनका संस्कृति का एक जीवन प्रतिबिंब हम प्रधानमंत्री जी को दिखाऊंगा। जो पहले कभी कोई जानता भी नहीं था झूमुर को, अभी जो विश्व के दरबार में आ रहा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत बधाई हो। हम लोगों के लिए इतना कुछ किया है और अभी भी कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम दौरे पर होंगे। इस दौरान गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में 8,000 से ज्यादा कलाकार झूमुर नृत्य की प्रस्तुति करेंगे। झूमुर में हिस्सा लेने वाले कलाकार प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर काफी खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं। ये खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको लिए चलते हैं सीधे गृह मंत्री अमित शाह एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सारे बच्चे और भारत सरकार के गृह मंत्रालय
इसके हमारे दोनों सीनियर अधिकारी और मैं भी बातचीत का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम का नाम वतन को जानो कार्यक्रम है। तो हमारा जो देश है, हमारा वतन है, उसको पहचानने का कार्यक्रम है। जैसे जम्मू कश्मीर एक राज्य है, एक रियासत है, इसी प्रकार से हमारे देश में 30 अलग अलग रियासतें इकट्ठा होकर हमारा एक देश बनता है और वो देश का नाम भारत है। कुछ लोग इसको हिंदुस्तान भी कहते हैं। अब इसको पहचानने के लिए आपको यहां लाने का कार्यक्रम बनाया गया है। वो इसलिए बनाया गया कि अभी रियासी की बच्ची को हमने पूछा कि तुम फिर से आओगे, तो उन्होंने कहा कि आप लाओगे तो आएंगे। भाई मुझे बताओ, आपके घर में 5 कमरे होते हैं, तो 5 कमरों को रोज आप एक बार देखते हो या नहीं देखते हो? बच्चों बोलो जरा, देखते हो या नहीं देखते हो? पक्का देखते हो? तो आपके वतन के 30 कमरे हैं, इसको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? आपके घर में आप एक ही कमरे में बंद होकर रहोगे तो पूरे घर का मजा ले पाओगे क्या? ले पाएंगे? रसोई में भी जाना पड़ेगा, माता पिता के कमरे में भी जाना पड़ेगा, टीवी लगा है वो ड्राइंग रूम में भी जाना पड़ेगा, जहां पढ़ने लिखने बैठते हैं वहां भी जाना पड़ेगा। तभी तो घर को जान पाओगे, इसका मजा ले पाओगे। हमारा देश हमारा घर है, हमारा वतन हमारा घर है और इसके 30 कमरे हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर के बाहर नजर ही नहीं दौड़ाएंगे तो ये 30 कमरों को जान ही नहीं पाएंगे। और अगर आपको पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है तो फिर जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे देश के अंदर काम करना पड़ेगा। आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, आईएएस अफसर बन सकते हो, कोई व्यापार कर सकते हो, तो पूरे देश के अंदर काम करना पड़ेगा। तो पूरे देश में काम करना है, पूरे देश के अंदर जीना है और ये देश ही हमारा घर है, तो फिर पूरे देश को जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए भाई? अरे जोर से बोलो बच्चों, जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए? तो इसीलिए भारत सरकार ने वतन को जानो कार्यक्रम बनाया है। बहुत लंबे समय तक कश्मीर में बहुत आपाधापी चलती रही। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर पूरे वतन को एक कर दिया। अब गुजरात है ऐसे ही कश्मीर है, महाराष्ट्र है ऐसे ही कश्मीर है, राजस्थान है ऐसे ही कश्मीर है, हरियाणा है ऐसे ही कश्मीर है। अब कश्मीर के बच्चों का देश पर इतना ही अधिकार है जितना दिल्ली के बच्चे का है। कश्मीर के बच्चे का देश पर इतना ही अधिकार है जितना राजस्थान के बच्चे का है। तो ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? जरा जोर से बोलो भाई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? तो ये बात को समझने के लिए, जानने के लिए आपको यहां लाया गया है। पहले ये सिखाते थे कि कश्मीर हमारा है और कश्मीर पर हमारा अधिकार है। वो तो है ही, आप वहां के जन्मे हो, वहां रहते हो, वहां के बासिंदे हो, तो आपका तो अधिकार है ही। मगर कश्मीर के साथ साथ 29 रियासतों पर आपका अधिकार हो जाए तो ये ज्यादा अच्छा है या नहीं, ये बताओ। और इसलिए कश्मीर के बच्चों के लिए एक कार्यक्रम बनाया है। कुछ बच्चे बहुत छोटे भी आ गए हैं, कुछ बच्चे 8 साल के हैं, कुछ 13 साल के हैं, 16 साल के हैं।
ये देश हजारों साल से चलता है और अब 10 साल से इस देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। अभी कोई बच्चे को पूछेंगे कि कहां पढ़ना जाना चाहते हो, तो वो कहेगा अमेरिका जाना चाहता हूं, कनाडा जाना चाहता हूं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूं। 10 साल के बाद ये देश ऐसा बन जाएगा कि सभी दुनिया के देशों से भारत में बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे। ये देश जब आगे बढ़ेगा तो आपका आगे बढ़ना स्वाभाविक है। घर में एक टीवी आएगा तो आपको फायदा होगा या नहीं होगा? होगा ना भाई। घर में एक अच्छा बाथरूम बन जाएगा तो आपको फायदा होगा या नहीं होगा? इसी तरह से ये देश जितना समृद्ध होगा, ये देश जितना आधुनिक होगा, ये देश का जितना विकास होगा, इसका आपका फायदा होगा। और ये करने के लिए 10 साल से हमारे देश के प्रधानमंत्री, वजीर आजम प्रयास कर रहे हैं। और आज जिस कश्मीर में पहले कभी पीने का पानी घर में नल से नहीं आता था, वहां पर 80% घरों में पीने का पानी पहुंचा दिया गया। मैं कुछ आपके टीचर कैसा सिखाते हैं इसके लिए आपको पूछना चाहता हूं। आप बताएंगे, मुझे जवाब कहेंगे? जिसको आता है वो कहेगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज कहां पर बना है भी मालूम है आपको? किसी बच्चे को मालूम है? बोलो। चिनाब वैली। चिनाब वैली कहां है? कहां है चिनाब वैली? रियासी में। कश्मीर में है ना। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज ये 10 साल में कश्मीर में बन गया। पूरी दुनिया वो रेलवे ब्रिज देखने के लिए आपके यहां आएगी। आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? जोर से बोलो, अच्छा लगा या नहीं लगा? दुनिया की सबसे बड़ी टनल कहां है? टनल जो पहाड़ों के बीच में सुरंग कर कर जाने का रास्ता बनाते हैं, ये कहां है? एशिया की सबसे बड़ी टनल अगर देश में कहीं है तो पूरे एशिया में है तो हमारे कश्मीर में। देश में एकमात्र केबल पर लटका हुआ ब्रिज कहीं पर बना है तो कहां बना है? वो भी कश्मीर में बना है। देश के एक राज्य का नाम बोलिए जहां पर 2 एम्स अस्पताल है। एम्स अस्पताल ऐसा अस्पताल है जिसमें हर मर्ज की दवाई होती है। वहां दवाई तो होती ही है, बच्चे डॉक्टर भी बनते हैं। तो हर राज्य में एक ही है, मगर एक राज्य ऐसा है जहां 2 एम्स है। वो राज्य कौन सा है? बोलो भाई, मालूम है आपको? वो राज्य जम्मू कश्मीर है। एक ही राज्य ऐसा है जहां 2 IIM है। हर राज्य में भी एक IIM नहीं है। वो राज्य भी हमारा जम्मू कश्मीर है। और 24 बड़े कॉलेज और 8 यूनिवर्सिटी आप लोगों के पढ़ने के लिए वहां पर बनाए गए। ये सारी चीजें अब तक कश्मीर में नहीं होती थी, क्योंकि वहां पर बम धमाके, दहशतगर्दी, ये सब था। ये 10 साल में पत्थरबाजी भी बंद हुई, बम धमाके भी बंद हुए, दहशतगर्दी भी बंद हुई और आपकी स्कूल पूरा समय खुल गई। अगर आपकी स्कूल पूरा समय न खुले तो आप पढ़ सकते हो क्या? जोर से बोलो बच्चों, पढ़ सकते हो?
तो 15 साल पहले आपके यहाँ ना ताजिया का जुलूस निकलता था, ना स्कूल खुली थी, ना सिनेमाघर थिएटर खुले थे। अब थिएटर ही नहीं खुले तो फिल्म कहां देखोगे? फिल्म देखना दुनिया को जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए? ये सारी चीजें बंद हो गई थी। ये 10 साल के अंदर कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। रोड, रास्ता, ब्रिज, अस्पताल, नए नए विश्वविद्यालय, IIM, IIT, ये सब तो बना ही बना। इसके साथ साथ पंचायत लेवल के और नगर पालिका के लगभग 36,000 लोगों को अधिकार देने का काम किया है। पहले पंचायतें नहीं थी, सिर्फ राज्य सरकार थी। अब आपके हर गांव में एक सरपंच होगा, पंचायत मेंबर होंगे। आप भी थोड़े बड़े हो जाओगे, 18 साल के बाद में पंचायत के मेंबर बन सकते हो, काउंसिलर बन सकते हो, तहसील पंचायत, जिला पंचायत का चुनाव लड़ सकते हो। ये पूरा परिवर्तन ये 10 साल के अंदर हुआ है। और पहली बार आप जयपुर गए, आपको अनुभव आया होगा, पूरा देश कश्मीर के बच्चे और कश्मीर के अवाम को बहुत प्यार से और सम्मान से देखने लगा है। ये परिवर्तन इसलिए आया है कि जम्मू कश्मीर में शांति हुई है। तो बच्चों, विकास कब आ सकता है? विकास तभी आ सकता है जब शांति होती है। और इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है, आपके घर में, आपके स्कूल में, आपके गांव में, आपके दोस्तों को, आपकी सहेलियों को, आपके रिलेटिव जितने भी सगे संबंधी हैं, इस सबको कहना पड़ेगा कि पूरा देश शांति से जी रहा है, हमें भी शांति से जीना चाहिए। झगड़ा करने से, टेररिज्म से, दहशतगर्दी से किसी का फायदा नहीं। और हजारों लोग 30 साल के अंदर 38,000 कश्मीर में लोग मारे गए। अब एक व्यक्ति मारा जाता है तो पूरा परिवार तबाह हो जाता है। अब उसके अंदर नागरिकों की मृत्यु में 80% कमी आ गई। लोग खुश हैं, देश भर के लोग कहते हैं 80% कम हो गया, मगर मैं खुश नहीं हूं भाई। एक भी नागरिक मरना नहीं चाहिए, हमारे जम्मू कश्मीर का एक भी युवा नहीं मरना चाहिए। ऐसा जम्मू कश्मीर आप लोगों को बनाना है और इसके लिए ही आपको यहां लाया गया है। ये पूरा विशाल देश, जम्मू कश्मीर से ट्रेन में बैठकर आप जयपुर गए, जयपुर से दिल्ली आए, यहां से वापस जाएंगे, ये पूरा देश आपका है। जैसे जम्मू कश्मीर आपका है, ऐसे पूरा देश आपका है। और ये भाव के साथ, इस बात के साथ आप वापस जाइए। अमन ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, शांति ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और मोदी जी के शासन में वहां शांति आई है। मोदी जी के शासन में वहां शिक्षा की व्यवस्था, एजुकेशन की व्यवस्था हुई। मोदी जी के शासन में वहां पर इंडस्ट्री आई है जिसमें बड़े होकर आपको नौकरी मिलेगी। मोदी जी के शासन में वहां अस्पताल बने हैं, पीने के पानी की व्यवस्था हुई है। और वहीं पर इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के, रेलवे के, एयरपोर्ट के, रोड के, बिजली पहुंचाने के, पानी पहुंचाने के ढेर सारे काम हुए हैं। और मैं मानता हूं कि बच्चों, कोई सरकार वहां शांति नहीं रख सकती, बच्चे ही रख सकते हैं। अगर जम्मू कश्मीर का हर बच्चा अपने माँ बाप और अपने मोहल्लों वालों को इतना समझा दे कि पूरा देश हमारा है, सबके साथ अमन से, शांति से रहना है, यहां से दहशतगर्दी को निकालना है, तो कोई पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई सेना की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं मानता हूं कि वो दिन अब दूर नहीं है।
जब किसी के हाथ में हथियार ही नहीं होगा, जम्मू कश्मीर के किसी युवा के हाथ में हथियार नहीं होगा, तो हथियार वाली सेना की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हर जगह सेना बॉर्डर पर होती है, आपके यहां पर ही बॉर्डर पर चली जाएगी। और ये स्थिति बच्चों ने बनानी है। तो बच्चों यहां से वापिस आकर अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने दोस्त, सगे संबंधी और अपने गांव में अमन के लिए बात करना है, शांति के लिए बात करना है, विकास के लिए बात करना है। और ये देश आप सभी का है, ये विश्वास पूरे जम्मू कश्मीर की जनता को दिलाना है। मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कोई बच्चा अपना अभ्यास, अपना शिक्षा बीच में न छोड़े। मोदी जी ने देश में इतना डेवलपमेंट किया है, देश भर में मौके, अपॉर्चुनिटीज आपकी राह देख रही हैं और आप लोगों ने वो अपॉर्चुनिटी को हाथ में लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जम्मू कश्मीर में शांति हो ही गई है, मगर इस शांति को हमेशा की शांति में परिवर्तित करना चाहिए। फिर से एक बार आप सभी दिल्ली आए, आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया और आपने भी देश को देखा है, देश को समझा है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में वैकेशन में घर में झगड़ा कर कर आपके माता पिता को लेकर देश के कोई न कोई एक राज्य में जरूर जाइए। पूरे देश को आप पहचानिए, पूरे देश को जानिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। वतन को जानो कार्यक्रम के तहत जम्मू और कश्मीर के जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो देश के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण कर रहे हैं और उन्हीं बच्चों को गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री ने जो महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कही कि शांति से ही विकास आता है और पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में शांति आई है और इसी का परिणाम है कि वहाँ पर विकास के कई सारे कार्य हुए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि टेररिज्म से किसी का फायदा नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो, जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको अगर पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के लिए। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में असम पहुंच रहे हैं। इस दौरान गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में 8000 से ज़्यादा कलाकार
झूमुर नृत्य की प्रस्तुति करेंगे। झूमुर में हिस्सा लेने वाले कलाकार प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर काफी खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं। हम अभी सरू सजाई स्टेडियम में हैं और शाम को यहाँ पर आज 10,000 लगभग कलाकार झूमुर बिनिंदनी डांस को परफॉर्म करने वाले हैं। आसाम की चाय जनजातीय की सांस्कृतिक धरोहर। आप देख रहे हैं मंच तैयार हो रहा है, धीरे धीरे कलाकारों का जोश बढ़ रहा है और यही वो मंच है सामने जहां पर आकर के प्रधानमंत्री बैठेंगे और इन कलाकारों का नृत्य देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगी, अब देखिए दर्शक और कलाकार दोनों का ही जोश लगातार बढ़ रहा है। जैसे जैसे समय घट रहा है, नज़दीक आ रही है शाम, वैसे वैसे कलाकारों का जोश और दर्शकों का जोश और संख्या बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारा का शेष दिन है, बहुत कष्ट किया है और आज हम लोग को मोदी जी के दिखाएंगा, अच्छा से परफॉर्मेंस करेगा और अच्छा से दिखाएंगा। बहुत खुशी की बात है और गौरव की भी बात है, हमें इतने बड़े मंच पे डांस करने का मौका मिला है। हमने सोचा भी नहीं था हम प्रधानमंत्री के सामने आएंगे, इतने लोगों के सामने हम परफॉर्मेंस देंगे। आज वर्ल्ड रिकॉर्ड का दिन है, हम मोदी जी के सामने, बहुत अच्छा फील लग रहा है हमको। इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा क्या बोलूँगी। हम हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे मेरा नमस्ते दे रही हूँ। वो हमको इतना प्रेम किया है जो हम लोग का सारा बागान से हम लोग को बुलाया है। जितना बागान का लड़की सब लोग आया हुआ है। मैं तो बागान का एक श्रमिक हूँ, चाय पत्ती तोड़ती हूँ, चाय पत्ती तोड़ के भी आज हम खुशी से हम कितना मतलब झूम उठी हूँ। देखो हमको कितना अच्छा लग रहा है। मेरा मोदी को बहुत बहुत मेरा प्रणाम दे रही हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी। हम लोगों को मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, क्योंकि इतना सारा आदिवासी नॉर्थ ईस्ट के सभी जगह के मतलब सभी लोग आए हैं, सभी बहनों से मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इतना सारा सुविधा देने के लिए हम हमारे असम सरकार से सबके मामा हिमंत मामा को धन्यवाद करते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी आएंगे, उसके सामने हम अपना कल्चर का जो डांस रिप्रेजेंट करेंगे। जो चाय जनजाति का जो डांस है मतलब ये पूरी मतलब विश्व में प्रसिद्ध होगा मैम, इसलिए मतलब हम लोग बहुत ही खुश हैं। सरकार जो कर रहा है, हमारा आदिवासी का जो कल्चर है झूमुर, और दुनिया का सामने लाने के लिए जो कोशिश है, प्रयास है, और उसके लिए हम बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। मानकटा चाय बागान से आया है, हम लोग का मतलब इतना गर्व का महसूस हो रहा है कि हम लोग का जो झूमर का है वो विश्व दरबार में स्थान लेने जा रहा है। और ये सरकार को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। झूमुर यानी एक ऐसा नृत्य जो चाय जनजातीय लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ रहा है। साथ ही आपको बता दूं, ये एक वो नृत्य है जब दिन भर की थकान से काम करके वो लोग थक जाते थे, उसके बाद अपने घर आकर के झूमुर करते थे और उसी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़ के लिए आसाम से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के 2 दिवसीय दौरे पर आज शाम गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। मंगलवार को पीएम मोदी एडवांटेज असम 2.0 निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। शिखर सम्मेलन से ठीक पहले राज्य सरकार ने 1,22,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। भारत में पूर्वोत्तर राज्यों की शान और साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे कहे जाने वाले असम के लिए मौका बहुत खास है। यह मौका है एडवांटेज असम 2.0 का। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के दौरान असम को पूरी दुनिया तक अपनी विरासत और अपने विकास की कहानी को पहुंचाने का मौका मिलेगा। दरअसल पूरी दुनिया की निगाहें असम की ओर खास तौर पर लगी हुई हैं, क्योंकि असम को साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे कहा जाता है, जो 840 अरब डॉलर के बड़े बाजार के अवसर खोलता है। बीते एक दशक में राज्य की औसत विकास दर 12.6% की रही है। साल 2023-24 में तो राज्य की 19% विकास दर ने सभी को चौंका दिया। राज्य में 65 औद्योगिक स्टेट और सेक्टोरल पार्क हैं। 180 किलोमीटर औद्योगिक गलियारा निवेशकों को आकर्षक विकल्प देता है। यूके, यूएई, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर समिट के पार्टनर कंट्री हैं। फिलीपींस, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया समेत 14 और देशों के प्रतिनिधि भी आ रहे हैं। अमेरिका, यूएई, न्यूजीलैंड, ताइपे के बिजनेस चैम्बर्स के अलावा विश्व बैंक, एडीबी, ईयू
और एनडीबी भी सम्मेलन का हिस्सा होंगे। एडवांटेज असम 2.0 में अब तक 7,000 से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। करीब 3 लाख स्क्वायर फीट एरिया में ब्रह्मपुत्र, बराक, कोपली, मानस, धानसीरी नदियों के नाम से हॉल्स बनाए गए हैं। शिखर सम्मेलन से ठीक पहले असम स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2025, एरो स्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई है। जैव प्रौद्योगिकी ने 2022-2027 के संशोधन को मंजूरी दी है। डायनेमिक शॉर्ट करियर प्रोग्रेशन योजना 2025 की शुरुआत की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो टाटा ने जो सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने का यहाँ पर निर्णय लिया है, उससे राज्य की पूरी दशा और दिशा बदलने जा रहे हैं। निवेशकों के मन में एक बड़ा विश्वास पैदा हुआ है। फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर्स, फूड एंड बेवरेजेस, मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोकार्बन्स एंड टूरिज्म, खासतौर पर ग्रीन टूरिज्म एक बहुत बड़ा फोकस है। तो आप ये समझें कि इतने बड़े रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ये जो एडवांटेज आसाम 2.0 है पूरी तरह से तैयार है निवेशकों तक अपनी विकास की कहानी को पहुंचाने का। विरासत की कहानी भी पहुंचाई जाएगी, विकास की कहानी भी पहुंचाई जाएगी। अब तक एडवांटेज असम 2.0 के शिखर सम्मेलन के लिए 350 बैठकें तय हो चुकी हैं। 88,000 स्क्वायर फीट में 150 उद्योग असम से हैं, जिसमें टाटा, HUL, IOCL, ONGC, वेदांता, गेल, BCCL शामिल हैं। 1,000 स्क्वायर फीट में पारंपरिक उद्योगों जैसे ODOP, GI टैग स्पेशलिटीज का प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के 2.5 लाख कारोबारियों को मंजूरी दे दी है। कैमरा पर्सन पीयूष वर्धन के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, गुवाहाटी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर से देश के किसानों को बड़ा उपहार दिया। पीएम ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की। पीएम ने 9 करोड़ 80 लाख से अधिक किसानों के खातों में 22,000 करोड़ से अधिक की रकम ट्रांसफर की। इसके साथ ही पीएम किसान के अंतर्गत अब तक देश भर के किसानों को लगभग 3,70,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। पीएम ने 10,000वें किसान उत्पादक संगठन मोतिहारी में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निर्मित स्वदेशी नस्लों के लिए उत्कृष्टता केंद्र और वारसलीगंज नवादा तिलैया रेलखंड दोहरीकरण जैसी परियोजनाओं की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एनडीए सरकार को किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध बताया। पीएम ने कहा कि इस दिशा में तेजी से काम हुआ है। पीएम ने चारा घोटाले का जिक्र करते हुए राजद सरकार के दौर की याद दिलाई। एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर यहां नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। किसान को खेती के लिए अच्छे बीज चाहिए, पर्याप्त और सस्ती खाद चाहिए, किसानों को सिंचाई की सुविधा चाहिए, पशुओं का बीमारी से बचाव चाहिए और आपदा के समय नुकसान से सुरक्षा चाहिए। पहले इन सभी पहलुओं को लेकर किसान संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। पीएम ने किसानों को सस्ते दामों पर खाद उपलब्ध कराने का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि सरकार किसान की हर जरूरत पूरी करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। पीएम ने कहा कि किसानों को उनका हक बिना किसी कट कमीशन के मिल रहा है। एनडीए सरकार न होती तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि ये भी नहीं मिलती। इस योजना को शुरू हुए अभी करीब 6 साल हुए हैं। अभी तक लगभग 3
70,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं। 1 रुपया दिल्ली से निकले 100 पैसा सीधा पहुंचता है। ये आप जैसे छोटे किसान हैं जिनको पहले सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। छोटे किसानों का हक भी बिचौलिए हड़प कर लेते थे, लेकिन ये मोदी है, ये नीतीश जी है जो किसानों के हक का किसी को नहीं खाने देंगे। पीएम ने कहा कि बीते वर्षों में सरकार के प्रयासों से भारत का कृषि निर्यात बहुत अधिक बढ़ा है। पीएम ने देश के 10,000वें एफपीओ के निर्माण को ऐतिहासिक बताया। हमारी सरकार ने देश में 10,000 एफपीओ किसान उत्पादक संघ बनाने का बड़ा लक्ष्य रखा था। आज मुझे ये बताते हुए खुशी है कि देश ने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आज बिहार की भूमि 10,000वें एफपीओ के निर्माण की साक्षी बन रही है। मक्का, केला और धान पर काम करने वाला ये एफपीओ खगड़िया जिला में रजिस्टर हुआ है। एफपीओ सिर्फ एक संगठन नहीं होता, एक किसानों की आय बढ़ाने वाली अभूतपूर्व शक्ति है। एफपीओ की ये शक्ति छोटे छोटे किसानों को बाजार के बड़े लाभ सीधे उपलब्ध कराती है। एफपीओ के जरिए आज तमाम ऐसे अवसर हमारे किसान भाइयों बहनों को सीधे मिल रहे हैं जो पहले उपलब्ध नहीं थे। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ को भारत की आस्था, एकता, समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव बताया। पीएम ने इसको लेकर राजद प्रमुख लालू यादव के हालिया आपत्तिजनक बयान पर जोरदार कटाक्ष किया। इस समय प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। ये भारत की आस्था का, भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है उससे भी ज्यादा लोग अब तक एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। बिहार से भी गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं। लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त किसानों के खाते में हस्तांतरण कर दी है। इसके बाद फलौदी जिले के पात्र किसानों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। किसानों ने बताया कि इससे पहले हमारे खाते में 18 किस्त जमा हो चुकी हैं। इससे किसानों को ट्रैक्टर में डीजल, खाद, बीज एवं घरेलू सामान खरीदने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 19वीं किस्त किसान निधि योजना में डाल रहे हैं और फ़ोन में SMS आया था कि किस्त डाल रहे हैं, तो बहुत खुशी है। पैसे काम आ रहे हैं, टाइम से पैसे आ जाते हैं, कभी खाद बीज लाते हैं, कभी ट्रैक्टर में डीजल लाते हैं और बहुत अच्छी बात है। मोदी जी किसानों का ध्यान रख रहे हैं और बहुत ही बढ़िया योजना चला रहे हैं। मोदी जी ने किसान हित में किसान सम्मान निधि के तहत 19वीं किस्त किसानों के खातों में आज जमा की है। वो बहुत ही किसानों के लिए आज गर्व का पल है कि किसान इस किस्त से सालाना 8,000 रुपये मिल रहे हैं और जो प्रत्येक 3-3 महीनों से जो किस्त आती है इससे किसानों को बहुत ही अच्छा लाभदायक हो रहा है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत आभार कि किसानों के हित में ये देश संपूर्ण देश में ये एक फैसला लिया है। एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। जो प्रधानमंत्री ने 19वीं किस्त डाली है वो ग्रामीणों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो सीधा हमारे खाते के अंदर 19वीं किस्त स्थापित हो गई है। इसके लिए प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम। और प्रधानमंत्री जी को ये किस्त डालने से हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। जो डीजल के लिए भी 2,000 रुपये हमारे लिए काम आते हैं और किसान यूरिया और DAP लाने के लिए भी 2,000 रुपये हमारे लिए बहुत अच्छा काम आ रहे हैं। जो प्रधानमंत्री ने हज़ारों किसानों को ये फ़ायदा पहुंचाया है, उनके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर से जारी कर दी है। बिहार के किसानों में भी योजना को लेकर खुशी की लहर है। किसानों का कहना है कि इस राशि से कृषि कार्य में काफी सहायता मिलेगी। ये राशि जो मिल रही है खेती करने के लिए, ये बहुत ही अच्छा योजना है जो कि किसानों को बहुत ही सहायता प्रदान होता है इससे। और जो भी किसान गरीब किसान के तक आते हैं उसे ये सहायता मिलने के बाद वो अपनी खेती को पूंजी लगाकर अच्छे से अच्छे उत्पादन कर सकते हैं। मोदी जी हमको सके गरीबी योजना में किसान वाला पैसा देता है तो उसी से हम खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं, दवा बीरो करते हैं। प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस योजना को लाके गरीब किसानों को बहुत तरह के लाभ दिए। कर्जा नहीं लेना पड़ता है, अपना उसी से कुछ अपना जो जिसको जितना आमदनी है उसी हिसाब से अपना काम करते हैं। खेती बाड़ी या कुछ बीमारी में जो पैसा आता है तो पैसा में नाम तो नहीं रहता है, पैसा कुछ भी खेती में लगा देते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत हो गई है। समिट में देश और विदेश के डेलीगेट्स और उद्योगपति मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इतिहास में पहली बार दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। पीएम मोदी ने कहा कि आम लोगों, अर्थशास्त्रियों, संस्थाओं और कई देशों को भारत से उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक से लेकर दुनिया की सभी बड़ी संस्थाएं भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बता रही हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस साल के 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में निवेश को आमंत्रित करने के लिए 18 नई नीतियों का लोकार्पण किया, जो निवेशकों के उत्साह को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण है, जहां दुनिया देश के विकास में अपार विश्वास दिखा रही है। उन्होंने कहा कि चाहे आम लोग हों, आर्थिक विशेषज्ञ हों, वैश्विक संस्थाएं हों या अन्य देश, सभी को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक ने कहा है, भारत आने वाले सालों में ऐसे ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। OECD के एक अहम रिप्रेजेंटेटिव का कहना है, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज इन इंडिया। औद्योगिक विकास के लिए जल संरक्षण पर बल देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार नदियों को जोड़ने के मिशन को लेकर आगे बढ़ रही है। खास तौर पर केन बेतवा परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। पीएम ने कहा कि बीते 1 दशक से राष्ट्रीय स्तर पर बड़े सुधारों को गति दी जा रही है। राज्यों के साथ मिलकर बीते वर्षों में हमने
40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को कम किया है। बीते सालों में ऐसे 1500 कानूनों को खत्म किया गया है जो अपना महत्व खो चुके थे। हमारा मकसद यही है कि ऐसे रेगुलेशंस की पहचान हो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते में रोड़ा है। डीरेगुलेशन कमीशन राज्यों में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली रेगुलेटरी इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि भारत का टेक्सटाइल सेक्टर करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। भारत के विकसित भविष्य में 3 सेक्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। ये तीनों सेक्टर्स करोड़ों नई जॉब क्रिएट करने वाले हैं। ये सेक्टर्स हैं टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी। आप टेक्सटाइल के सेक्टर को ही देखें तो भारत कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर और विस्कोस का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश करने का ये सबसे अच्छा समय है। उन्होंने कहा कि ये राज्य खनिज संसाधनों के साथ साथ बुनियादी ढांचे के मामले में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ देश की विकास यात्रा को बताया, बल्कि मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर निवेशकों का विश्वास भी जगाया। मध्य प्रदेश की सरकार ने अपनी नीतियां बताई तो वहीं जो विदेशी निवेशक मध्य प्रदेश पहुंचे, उन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की। कैमरामैन गौरव के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के दौरे के दौरान बच्चों की सुविधा को देखते हुए समय में जो बदलाव किए थे उससे छात्र बेहद प्रभावित हैं। छात्रों का कहना है कि इससे साफ पता चलता है कि प्रधानमंत्री छात्रों की सुविधा को लेकर कितने चिंतित हैं। आज हमारी बोर्ड की एग्जाम थी। माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल में थे। उनकी सुरक्षा कारणों से यातायात व्यवस्था के बदलाव होने के कारण बच्चों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में परेशानी हो सकती थी। इस बात को ध्यान में रखकर माननीय मोदी जी ने अपने कार्यक्रम में बदलाव किए। उन्होंने हमारे ट्रैफिक मैनेजमेंट को काफ़ी अच्छे से मैनेज किया, अपनी मीटिंग्स को डिले करवाकर बाकी सारी चीज़ों में ध्यान दिया। वो हमारी परीक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं और ये उनके इस कदम से देखने को मिलता है। मैं अपने सभी साथियों के साथ उनका धन्यवाद करता हूँ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों और उनकी पढ़ाई को लेकर कितने गंभीर हैं, ये आज उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया। दरअसल भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी देर से पहुंचे थे। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान देर से पहुंचने के लिए वहां उपस्थित लोगों से माफ़ी मांगी और इसका कारण बताया। उन्होंने कहा कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षार्थियों को दिक्कत ना हो, इसके लिए वो देर से निकले। कल जब मैं यहाँ पहुंचा तो एक बात ध्यान में आई कि आज 10वीं और 12वीं के छात्रों की एग्जाम है और उसका समय और मेरा राजभवन से निकलने का समय क्लैश हो रहा था और उसके कारण संभावना थी कि सिक्योरिटी के कारण अगर रास्ते बंद हो जाए तो बच्चों को एग्जाम देने के लिए जाने में कठिनाई हो जाए और ये कठिनाई न हो, बच्चे सब एक बार अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाए, उसके बाद ही मैं राजभवन से निकलूं, ऐसा मैंने सोचा। उसके कारण मैंने निकलने में ही 15-20 मिनट लेट कर दिया और उसके कारण आप लोगों को जो असुविधा हुई, इसके लिए मैं फिर से एक बार क्षमा मांगता हूं। मध्य प्रदेश के भोपाल में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश और दुनिया की उद्योग जगत की नामी गिरामी हस्तियां हिस्सा ले रही हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत बनाने के लक्ष्य में ये अहम साझेदार हैं और ये अपनी भागीदारी भी निभा रहे हैं। इन्होंने देश और मध्य प्रदेश के विकास के लिए जरूरी बड़े निवेश की घोषणा भी की। हम सभी बहुत ही एक्साइटेड हैं कि यहाँ मध्य प्रदेश जैसे मिनरल्स हैं या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईटी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और दूसरी इंडस्ट्रियों की जी हर तरीके से दरवाजे ओपन हैं और जितने भी इन्वेस्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोग बहुत अच्छा काम यहाँ पर कर सकते हैं। It's very exciting about it, and what we see in last 10 years. Although I'm not from India, but I'm just saying that what I've noticed in last 10 years from 2014 to up to now, the progress that India made overall is remarkable. Well, we're here to support the Madhya Pradesh government in their growth mission, and there's lots of opportunities in Madhya Pradesh. We've got 73 million people here, very excited for growth and opportunities, employment. So yeah, and in Bhopal and Indore you've got two of the greenest cities in India. You've got fantastic wildlife, of course, in Madhya Pradesh, increasing numbers of tourists coming to see tigers and leopards and all the rest. So. और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पीएम खुद ही फ्रंट फुट के अंदर एक्चुअली बात कर रहे हैं और इसीलिए हम लोगों ने इतना इन्वेस्ट किया है। डेफिनेटली तो हम भी उसी लिए आए हैं। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि दुनिया को फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल में दुनिया भारत की तरफ देख रही है, सारे एवेन्यूज में भारत की तरफ दुनिया देख रही है और उन्होंने एक प्रकार से एक ग्लोबल व्यूज यहाँ के इन्वेस्टर को, देश के इन्वेस्टर को दिया। प्रधानमंत्री जी को मैंने पहली बार ये नहीं सुना है, बल्कि दिस इज द सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम जब मोदी जी टोरंटो आए थे तो उस समय भी मैंने इनके स्पीच को सुना था। बड़ा पावरफुल स्पीच था, करीब 10-12 साल पुरानी बात हो गई है, लेकिन इस बार भी जब उनको सुना तो एनर्जी लेवल उनका वही था और जो लीडरशिप उनके हाथ में है बड़ी शानदार है। वी आर सो प्राउड ऑफ हिम एंड वी आर सो लकी टू हैव अ पावरफुल लीडर लाइक हिम। प्रधानमंत्री जी का ग्लोबल ट्रस्ट फैक्टर सबसे ज़्यादा है और जब वो किसी मंच पे आके कुछ बोलते हैं तो मेरे को उनकी एक बात याद है। वो हमेशा बोलते थे मैं केवल भूमि पूजा नहीं करने आता, मैं जिस प्रोजेक्ट को भूमि पूजा करता हूँ उसका उद्घाटन भी मैं खुद ही करता हूँ। तो उसकी वजह से इन्वेस्टर को ये पता है कि अगर कोई भी आप बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें तकलीफ़ें ज़रूर आएंगी और अगर तकलीफ़ें आएंगी तो आपको एक्सेस भी चाहिए होगा पॉलिसी मेकर का, डिसीजन मेकर का। और जब प्रधानमंत्री जी स्वयं आपको कॉन्फिडेंस देते हैं कि आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो हर इन्वेस्टर प्रेरित हो जाता है और प्रेरणा से इन्वेस्ट करने लगता है। 2047 का जो विजन लेके प्रधानमंत्री चल रहे हैं, इतनी दूरदृष्टि सिर्फ एक यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी की हो सकती है। बहुत जल्दी हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं और आज की तारीख में हम 3.89 ट्रिलियन ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करा, हम लोग तो बहुत खुश हैं। भगवान की बहुत कृपा है। मोदी जी मध्य प्रदेश में आए, स्पेशली भोपाल में आए और इतना आशीर्वाद दिया। अगली खबर की ओर चलते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भाग लिया। अपने संबोधन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को विकास की गति पर ले जाने वाले विजन के विषय में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश को रेलवे का शानदार बजट दिया। इससे पहले की सरकारों ने हमेशा मध्य प्रदेश को नज़रअंदाज किया है। प्रधानमंत्री ने साल 2014 में सत्ता में आने के बाद मध्य प्रदेश में हर साल 223 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का काम किया, जबकि पहले की सरकारें केवल और केवल 29 किलोमीटर का ही काम करती थीं। मध्य प्रदेश को रेलवे का इतना शानदार बजट दिया है। इस बार रेलवे का रिकॉर्ड बजट दिया है, जो कि इतिहास में पहली बार इतना हुआ है। 14,745 करोड़ रुपए, 14,745 करोड़ रुपए का रेलवे के विकास का बजट है। रेल मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य साल 2025-26 वित्तीय वर्ष तक रेलवे में 100% विद्युतीकरण करने का है। इस दिशा में आगे बढ़ते रेलवे में 1500 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कई समझौते भी किए गए हैं। 2025-2026 के इस फाइनेंशियल ईयर में
100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। अब साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स से ऊर्जा लेनी, ये एक दूसरा बड़ा लक्ष्य है। तो मैं आज बहुत ही खुशी के साथ आप सबके सामने रखना चाहूँगा कि अब तक रेलवे ने 1500 मेगावाट 1.5 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के साथ टाई अप ऑलरेडी कर दिया है। और आज मध्य प्रदेश के साथ जो 170 मेगावाट का ये बड़ा MOU PPA साइन हुआ है, ये उस कड़ी में बहुत एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।